इस कहानी को समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा। 1992 में अनंतनाग जिले के गुरगांव में एक बच्चा पैदा होता है, आदिल हुसैन ठोकर। नॉर्मल बचपन, स्कूल की पढ़ाई। 2018 में एमए कंप्लीट करके टीचिंग करने लगता है। लेकिन एक चीज थी अजीब, जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता, आदिल उसके जनाजे में जरूर जाता था। 29 अप्रैल 2018 को आदिल अपने घर वालों से झूठ बोलता है, मुझे एग्जाम के लिए बटगांव जाना है। वो घर से निकलता है और गायब हो जाता है। मां शहजादा बानो पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आदिल ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उसने अप्रैल 2018 में ही पाकिस्तान का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर दिया था। और चौंकाने वाली बात, पाकिस्तान ने उसे तुरंत वीजा दे दिया। मई 2018 में आदिल वैलिड पासपोर्ट और वीजा लेकर अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान पहुंचते ही आदिल का फोन बंद हो जाता है। सीधा लश्कर तैयबा की लीडरशिप से मिलता है। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में एलओसी से सिर्फ 30 किलोमीटर अंदर एक टेरर कैंप है। यहीं से आदिल की ट्रेनिंग शुरू होती है। दौराए सूफा, दौराए आम, दौराए खास, हर तरह की कॉम्बैट ट्रेनिंग। लेकिन आदिल अकेला नहीं था। उसी कैंप में पाकिस्तान आर्मी का एक एलीट एसएसजी पैरा कमांडो भी ट्रेनिंग करा रहा था। नाम था हाशिम मूसा। ये कोई रेगुलर आतंकवादी नहीं था। ये पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का ट्रेंड कमांडो था, जिसे आर्मी ने लोन पर लश्कर तैयबा को दे दिया था। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ सामने आया, मूसा पाकिस्तान मिलिट्री का एक्टिव सर्विसमैन था। और तीसरा आतंकवादी अली भाई, पाकिस्तानी सिटीजन। ये तीनों, आदिल, मूसा और अली भाई, अगले 7 सालों तक तैयार होते रहे एक ऐसे हमले के लिए जो पूरे कश्मीर को हिला देगा। लेकिन इन तीनों की ट्रेनिंग के बीच एक बड़ी घटना होती है। 5 अगस्त 2019 भारत सरकार कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देती है। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका था। इधर आर्टिकल 370 हट गया, उधर मिलिट्री एक्शन की हिम्मत नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद दुनिया की नजर लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स पर थी। खुलेआम ये संगठन अब काम नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया? एक नया गेम शुरू किया। अक्टूबर 2019 में एक नया टेरर आउटफिट बनाया गया, द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF। प्लान सिंपल था, नाम बदलो, चेहरा बदलो, लेकिन काम वही पुराना। TRF को ऐसे बनाया गया कि दुनिया को लगे ये एक लोकल कश्मीरी ग्रुप है, कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं। लेकिन असलियत में TRF के सारे ऑपरेशंस वही पुराने लश्कर और जैश के लोग संभाल रहे थे, बस नाम बदला था। TRF का हेड बनाया गया मोहम्मद अब्बास शेख, कुलगाम का रहने वाला। 1996 से लश्कर के साथ जुड़ा था। और उसके साथ था शेख सज्जाद गुल, MBA किया हुआ, दिल्ली में एक बार ITX के साथ पकड़ा भी गया था। ये TRF की असली लीडरशिप थी। और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क संभाल रहा था, फारूक अहमद। ये आदमी POK के मुजफ्फराबाद से कश्मीर का पूरा OGW नेटवर्क कंट्रोल करता था और LOC क्रॉस करवा के आतंकवादियों को कश्मीर में घुसाने का काम भी यही करता था। ऐसे ही बार बार ऐसे हमले किए जाने लगे। TRF बनने के बाद छोटे छोटे हमले शुरू हुए। नॉन लोकल्स को टारगेट किया जाने लगा। लाल चौक में हमला, अजय पंडिता जी को मारा, आकाश मेहरा को मारा। लेकिन 23 अगस्त को TRF को बड़ा झटका लगा। श्रीनगर के अलोची बाग में TRF का हेड मोहम्मद अब्बास शेख क्रिकेट मैच खेल रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस वहीं पहुंची और उसे एनकाउंटर में मार दिया। तुरंत शेख सज्जाद गुल को TRF का नया हेड बना दिया गया। अब असली गेम शुरू होने वाला था। 2023-24 तक
कश्मीर में तेजी से बदलाव हो रहा था। 2018 में जहां 1458 स्टोन पेल्टिंग के केसेस थे, 2023 में सिर्फ 44। 2018 में 8.5 लाख टूरिस्ट आए, 2024 में 43 लाख। डोमिसाइल लॉ आ गया था, बाहर के लोग भी कश्मीर में सेटल हो सकते थे। होटल्स फुल थे, पोनी राइडर्स बिजी थे, कश्मीर में पैसा आ रहा था। और टीआरएफ का असली टारगेट यही था, इस ट्रेड को रोकना। अगस्त 2024, कतर के दोहा में एक मीटिंग होती है। लश्कर तैयबा का हेड सैफुल्ला कसूरी हमास के लीडर खालिद मशाल से मिलता है। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 5 फरवरी 2025 को इतिहास में पहली बार हमास की लीडरशिप पीओके में कदम रखती है। रावलकोट के शहीद साबिर स्टेडियम में कॉन्फ्रेंस होती है। नाम कश्मीर सॉलिडारिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। रिपोर्ट्स आती हैं हमास ने यहां टैक्टिक्स शेयर की, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के तरीके, सिविलियन टारगेटिंग की रणनीति। और ठीक 1 हफ्ते बाद एक अमेरिकन सैटेलाइट कंपनी को अचानक पहलगाम की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की डिमांड डबल हो जाती है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी 15 से 30 सेंटीमीटर साइज की सैटेलाइट इमेजेस बेचती है। इतनी डिटेल्ड इमेजेस कि जमीन पर छोटी से छोटी चीज दिख जाए। ये इमेजेस टैक्टिकल वेपन की तरह काम करती हैं, इसलिए ये सिर्फ अप्रूव्ड गवर्नमेंट एजेंसीज को ही दी जाती हैं। भारत में इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके कस्टमर हैं। लेकिन 12, 15, 18, 21, 22 फरवरी 2025 को पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस की ऑर्डर्स आते हैं। एक टूरिस्ट एरिया की इतनी डिमांड, ये नॉर्मल नहीं था। तहकीकात में पता चला, जून 2024 में एक पाकिस्तानी कंपनी बिजनेस सिस्टम्स इंटेलिजेंस (BSI) ने मैक्सार टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। इस पार्टनरशिप से BSI को वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का एक्सेस मिल गया जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए था। अब BSI अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स को ये इमेजेस बेच सकती थी। और BSI का फाउंडर था उबैदुल्ला सैयद। ये शख्स पहले भी पकड़ा जा चुका था। अमेरिकी कोर्ट ने इसे सजा दी थी क्योंकि ये न्यूक्लियर रिसर्च के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इक्विपमेंट इल्लीगली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एक्सपोर्ट कर रहा था। फरवरी में हमास की मीटिंग, फरवरी में पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस की डिमांड डबल हो जाती है। और फिर मार्च में अनाउंसमेंट, पीएम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कश्मीर आएंगे वंदे भारत की इनॉग्रेशन के लिए। पूरा पजल फिट हो रहा था। सितंबर 2023, हाशिम मूसा और अली भाई कठुआ सांबा सेक्टर से LOC क्रॉस करके कश्मीर में घुसते हैं। OGWs की मदद से खारी माहौर और बसंतगढ़ के सेफ हाउसेज में छिपते हैं। मूसा की ट्रेनिंग कमाल की थी। कई दिन बर्फ में, जंगल में बिना किसी सपोर्ट के रह सकता था। प्लान था, अब कश्मीर में जो भी बड़े हमले होंगे, मूसा उन्हें लीड करेगा। अक्टूबर 2024, तीसरा आतंकवादी आदिल ठोकर भी पुंछ रजौरी सेक्टर से कश्मीर में घुस जाता है। अब तीनों कश्मीर में थे और फिर शुरू होते हैं छोटे मोटे हमले। गगनगीर में Z-MOD टनल प्रोजेक्ट पर 6 लेबर्स और एक डॉक्टर को मारा। देरा की गली में हमला, नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा था। दिसंबर 2024, डची गांव में एक एनकाउंटर होता है। आतंकवादी जुनैद अहमद भट्ट मारा जाता है। उसके मोबाइल से एक फोटो मिलती है। उस वक्त फोर्सेस पहचान नहीं पाई कि इसमें मूसा भी है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब स्केचेस बने तब ये फोटो निकली। OGWs ने कंफर्म किया, राइट में मूसा है। अब सबसे खतरनाक चीज, कम्युनिकेशन। 26/11 मुंबई हमले में थुराया सैटेलाइट फोन यूज हुए थे, वो पकड़े गए थे। इस बार पाकिस्तान मिलिट्री ने अल्ट्रा सेट्स दिए। हुआवी, जो भारत में बैन है, कि स्पेशल फोन्स मेट 60 प्रो P60 सीरीज, इनमें इंटरनल सैटेलाइट एंटेना और स्पेशलाइज्ड चिप थी। बिना इंटरनेट के ये फोन्स चाइना के टियानटोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते थे। वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो चैट सब एन्क्रिप्टेड। जब मूसा और अली भाई कश्मीर में बैठकर आपस में बात करते थे,
सिग्नल भारतीय सेल्युलर और सैटेलाइट सर्वेलेंस को बाईपास करके चाइना की सैटेलाइट से होते हुए पाकिस्तान के सर्वर में जाते थे, पूरी तरह अनट्रेसेबल। 2023 में सुरनकोट एनकाउंटर में एक बार ये अल्ट्रासेट हाथ लगा था। वेस्टर्न कंट्रीज को भेजा गया लेकिन क्रैक नहीं हो पाया। और नेविगेशन के लिए एल्पाइन क्वेस्ट ऐप, ये ट्रैकर्स ऑफलाइन नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें वो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस डाल दी गईं। अब मूसा और अली भाई बिना इंटरनेट, बिना OGW की मदद के गूगल मैप्स की तरह किश्तवाड़ के जंगलों में घूम सकते थे। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था पूरी तरह से मिलिट्री ग्रेड, और इसलिए पूरी प्लानिंग पकड़ में नहीं आई। अप्रैल 2025 का पहला हफ्ता। TRF की लीडरशिप फैसला करती है, कश्मीर के जबरवान वैली के पास जो लग्जरी होटल्स हैं उन पर हमला किया जाएगा, खासकर जिनमें फॉरेन टूरिस्ट्स हों। ये कश्मीर की इकोनॉमी को तोड़ने की ट्रेड वॉर थी, और चूंकि PM मोदी भी कश्मीर आने वाले थे तो हाई वैल्यू टारगेट्स के होने के चांसेस भी थे। 4 अप्रैल से रेकी शुरू होती है। आदिल ठोकर OGWs के साथ होटल्स की रेकी करता है, फुटेज शेयर होती है, डेली बेसिस पर प्लान बनता है। 9 अप्रैल एक लोकल रेजिडेंट रजपाल के घर में 2-3 आतंकवादी M4 राइफल लेकर घुसते हैं, खाना मांगते हैं, ट्रैवल बैग, अम्ब्रेला। फिर रजपाल का फोन लेकर व्हाट्सएप कॉल करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, सिम तोड़कर फोन वापस कर देते हैं और निकल जाते हैं। 10 अप्रैल सुबह रजपाल पुलिस को इन्फॉर्म करता है और छोटी छोटी इंटेल्स भी आ रही थीं, होटल पर हमला होने वाला है। JNK पुलिस और पैरामिलिट्री डचीगाम निशांत की लग्जरी होटल्स पर सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। जॉइंट ऑपरेशन, सर्वेलेंस, गेस्ट वेरिफिकेशन, क्विक रिएक्शन टीम स्टैंड बाय पर। और फिर PM मोदी की कश्मीर विजिट कैंसिल हो जाती है। रीजन बताया जाता है खराब मौसम। इसके तुरंत बाद मूसा और अली भाई होटल का प्लान कैंसिल कर देते हैं। क्यों? सिक्योरिटी की वजह से या PM की विजिट कैंसिल होने से ये साफ नहीं है, लेकिन अब नया टारगेट चुना जाता है। फिर से रेकी। 4 लोकेशंस फाइनल होती हैं। अरू वैली, बेताब वैली, लोकल अम्यूजमेंट पार्क, बाइसरन वैली। अम्यूजमेंट पार्क कैंसिल। पहलगाम पुलिस स्टेशन सिर्फ 500 मीटर दूर था। अरू वैली कैंसिल। नेटवर्क की दिक्कत, रोड कनेक्शन स्ट्रांग था, फोर्सेज आसानी से पहुंच सकती थीं। बेताब वैली कैंसिल, सेम इशू। बाइसरन वैली परफेक्ट टारगेट। क्यों? कोई सिक्योरिटी प्रेजेंस नहीं, टूरिस्ट फुटफॉल सबसे ज्यादा, गाड़ी नहीं पहुंच सकती, सिर्फ ट्रैकिंग या घोड़े से। सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में 30-40 मिनट। चारों तरफ घने जंगल, भागना आसान, कोई CCTV कैमरा नहीं। और जब US के वाइस प्रेसिडेंट के भारत आने की न्यूज आती है तो डेट फिक्स कर दी जाती है 22 अप्रैल 2025, ताकि पूरी दुनिया में न्यूज बने। 21 अप्रैल की रात मूसा और अली भाई कोकरनाग के फॉरेस्ट से निकलते हैं, किश्तवाड़, दक्सम, लारनू, छतपाल, ऐश मुकाम रूट से। 21-22 घंटे लगातार चलते हैं। बाइसरन वैली के आसपास के जंगलों में पहुंचकर छिप जाते हैं। आदिल ठोकर श्रीगुआरा के पास पहले से मौजूद है। सारे आतंकवादी पोजीशन में हैं, घात लगाए बैठे हैं। 22 अप्रैल सुबह 9 बजे बाइसरन वैली खुलती है। टूरिस्ट आने शुरू होते हैं। दोपहर 1:30 बजे तक 1000 टिकट बिक चुके हैं। 400 टूरिस्ट अभी भी अंदर हैं। कोई नहीं जानता कि अगले 15 मिनट में क्या होने वाला है। 1:45 PM एक आतंकवादी, संभवतः आदिल ठोकर, कश्मीरी फिरन पहनकर ग्राउंड में एंट्री करता है। फिरन के नीचे बंदूक छिपी है। वो आराम से पब्लिक के बीच घुसता है, मेन एंट्री एग्जिट गेट की तरफ बढ़ता है और फिर हवा में फायरिंग शुरू कर देता है। किसी को नहीं मारता, सिर्फ भीड़ को मेन गेट की तरफ भगाता है। जैसे ही भीड़ मेन गेट की तरफ जाती है, साइड से, जंगलों से फेंस कूदकर 2 आतंकवादी मिलिट्री ट्रैक सूट पहनकर आते हैं, मूसा और अली भाई। लोग सोचते हैं सिक्योरिटी वाले आ गए, लेकिन वो भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। भीड़ को भेलपुरी चाय की स्टॉल की तरफ इकट्ठा किया जाता है। दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। चारों तरफ से घेरा बनाया गया है। औरतों और आदमियों को अलग किया जाता है। आदमियों से पूछा जाता है हिंदू हो? जो नहीं बताते उनसे कलमा पढ़वाया जाता है। देवाशीष भट्टाचार्य कलमा पढ़ देते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक क्रिश्चियन से पैलेस्टाइन के इशू पर बोलने को कहा जाता है। कुछ की पैंट उतरवाई जाती है और फिर हिंदू टूरिस्ट्स को क्लोज रेंज से गोली मार दी जाती है। आदिल हुसैन, एक पोनी राइडर, अपने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश करता है। आतंकवादी से बहस करता है, बंदूक छीनने की कोशिश करता है।
उसे भी 3 गोलियां मार दी जाती हैं। M4 राइफल्स, AK-47, गोप्रो कैमरे बॉडी पर लगे हुए, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। मारे गए लोगों के साथ सेल्फियां ली जा रही हैं। 20-25 मिनट तक ये नरसंहार चलता है। 26 लोग मारे जाते हैं और फिर आतंकवादी भीड़ में से 2 फोन छीनते हैं, लेफ्ट साइड की फेंस कूदते हैं और जंगलों में गायब हो जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार, लोग अपनी फैमिली के लिए हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई मदद नहीं। 2:30 PM पहली बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर है बाइसरन। कश्मीर पोनी यूनियन के जनरल प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद को इन्फॉर्म किया जाता है। वो पोनी ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस अहमद भट्ट को बताते हैं। रईस अकेले ही भागता है बाइसरन की तरफ। रास्ते में जो मिलता है साथ ले लेता है। जंगल से शॉर्टकट लेकर फोर्सेस से पहले पहुंच जाता है। सिर्फ 5-6 लोग मदद के लिए पहुंचे थे, वो भी प्रोफेशनल नहीं थे। पोनी पर बिठाकर जैसे तैसे रेस्क्यू कर रहे थे। फिर सीआरपीएफ की 116th बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार अपनी 25 लोगों की टीम के साथ पैदल भागते भागते पहुंचते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। हेलीकॉप्टर आते हैं। टीआरएफ हमले की जिम्मेदारी लेती है। रीजन, डोमिसाइल इशू के खिलाफ प्रोटेस्ट। 26 बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं और वो 3 जो बंदूकें चला रहे थे, मूसा, अली भाई, आदिल, आज भी जिंदा हैं, किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे हुए। पहलगाम हमला कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी। ये 7 साल की प्लानिंग का नतीजा था। पाकिस्तान आर्मी के कमांडो, लश्कर तैयबा की फंडिंग, हमास की टैक्टिक्स, चाइनीज टेक्नोलॉजी, अमेरिकन सैटेलाइट इमेजेस, सब कुछ मिलकर एक जाल बुना गया और 25 बेगुनाह लोगों की कीमत चुकानी पड़ी। आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। OGWs पकड़े जा रहे हैं, उनके घर ढाए जा रहे हैं, लेकिन असली गुनहगार वो 3 जिन्होंने बंदूकें चलाईं अभी भी बचे हुए हैं। 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया। पहले ड्राफ्ट में TRF का नाम था। पाकिस्तान ने अपोज किया, चाइना ने सपोर्ट किया। TRF का नाम हटा दिया गया और पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में फख्र से कहा, हमने TRF का नाम नहीं आने दिया। पहलगाम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है कि आतंकवाद सिर्फ बंदूकें नहीं होती, वो सैटेलाइट्स होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, और जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे ये खतरा खत्म नहीं होगा। 26 शहीदों को श्रद्धांजलि और एक वादा, उनकी कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।